हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृतियों में टकराव। तो इससे पहले हम साम्राज्यवाद के बारे में, उसके विकास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एज़टेक यायावर कबीले के बारे में। उसके बाद आता है हमारा इंका साम्राज्य, जिसके बारे में हम इसमें आगे वर्णन करेंगे। तो इसमें दिया गया है हमारा इंका साम्राज्य। इसमें हम इंका साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें यह दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध एक शक्तिशाली सभ्यता मानी गई है और इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में मैको का पाव या पेरू में हुई थी और इनके द्वारा कुजको क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया गया था। यह सभ्यता 15वीं शताब्दी में लगभग अपने पूर्ण शिखर पर थी। इसका पूर्ण विकास हो चुका था और इस इंका सभ्यता का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसका नाम पंचकोटी इंका रखा गया था, को माना जाता है। यह साम्राज्य का 9वां शासक था और 1438 ईस्वी पर ये सिंहासन पर बैठा था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपनी सीमाओं में वृद्धि की और यह साम्राज्य, इनका साम्राज्य इक्वेडोर से लेकर के दक्षिण में चिली तक फैला हुआ था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये उस समय लगभग 3000 मील था और इसकी जनसंख्या 7-10 लाख से अधिक थी। उसमें आगे दिया गया है इसके शासन के बारे में कि शासन किस प्रकार चलाया जाता था, जिसमें सबसे पहले पॉइंट आता हमारा सम्राट की स्थिति कि शासक के बारे में, कि इनका साम्राज्य में सम्राट की स्थिति कैसी थी। इसमें बताया गया कि सम्राट इनका साम्राज्य में सर्वोच्च होता था। उसे भगवान सूर्यदेव का वंशज या पुत्र माना जाता था और उसके द्वारा उसके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था। सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसे विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए थे। वे बड़े बड़े महलों में निवास करता था। बहुत सारे दास और दासी उनकी सेवा में काम करते थे और जो भी व्यक्ति सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करता था उसे सम्राट या राजा के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता था। उसके बाद आता है नेक्स्ट उनके प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, कि इनका साम्राज्य के लोगों का प्रशासन कैसा था। तो इसमें बताया गया कि वो एक कुशल शासक प्रबंधक थे। अपने साम्राज्य राज्य के शासन चलाने में वो निपुण थे और विशाल साम्राज्य होने के कारण उनके द्वारा अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग या प्रांत का जो मुखिया होता था उसे गवर्नर कहा जाता था। गवर्नर के द्वारा प्रांत का शासन चलाया जाता था। इसके अलावा गवर्नर की सहायता के लिए सरकार की तरफ से कुछ सैनिक और कुछ अधिकारी साम्राज्य चलाने में उनका सहयोग करते थे और कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित किया जाता था। प्रत्येक कबीला अपने कार्यों के लिए शासन के प्रति या साम्राज्य के प्रति उत्तरदायी होते थे और जो शासक होता था, गवर्नर, साम्राज्य जो प्रशासन चलाने वाला, उसका अपने क्षेत्र पर या प्रांतों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा भवन निर्माण, कि इनका साम्राज्य के लोग भवन निर्माण कला में निपुण माने गए थे और वे एक भवन निर्माता के रूप में काम करते थे। इसके अलावा कुजको और माचू पिच्चू नामक शहरों में बने भवन, उनके भव्य भवन, किले, मंदिर और अन्य भवन उच्च कोटि के माने गए थे और इन भवनों की दीवारों को एक विशाल पत्थर के द्वारा इनका निर्माण किया जाता था, क्योंकि इनका साम्राज्य के अंदर पत्थर उपलब्ध थे
और इसमें एक विशेषता बताएगी कि इंका साम्राज्य के लोग जिन मंदिरों का निर्माण करते थे उनमें एक एक पत्थर का जो वजन दिया गया लगभग 100 टन से अधिक होता था। और इन पत्थरों को वो मजदूरों और विभिन्न जानवरों के द्वारा रस्सियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। और कुछ भवनों की विशेषताएं बताई गई कि बहुत सारे मंदिर और भवन उनके द्वारा एक बड़ी विशाल चट्टान को काट करके मंदिरों का रूप दिया गया था। और ये इतने मजबूत माने गए थे कि सैकड़ों वर्षों बीत जाने के बाद भी कुछ विनाशकारी भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी इन पर किसी प्रकार के कोई प्रभाव नहीं पड़े थे। इसके अलावा इनका साम्राज्य के लोगों पहाड़ों के मध्य क्षेत्र में सड़कें, पुल और सुरंगों का भी निर्माण किया गया था, जो उनकी इंजीनियरिंग के कौशल का एक नमूना माना गया है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा दिया है अगला कि विभिन्न श्रेणियाँ। इनका साम्राज्य का जो समाज था वो किन भागों में बटा हुआ था, तो उसमें कुछ श्रेणियों में समाज को बांटा गया है। उसमें बताया गया कि सबसे प्रथम जो पायदान उस राजा का होता था, जो सर्वोच्च होता था, जो सबसे शक्तिशाली, सारे अधिकार उसी के पास होते थे। दूसरे स्थान पर पुरोहितों को रखा जाता था। इसके अलावा राजा के पास बहुत सारे अधिकार थे। कुलीनों और पुरोहितों को भी कुछ अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा वर्ग आता मध्य वर्ग, जिसमें किसान और व्यापारी और अन्य दस्तकार लोग आते थे। निचले पायदान पर किसान, दस्तकार और साधारण वर्ग के लोग अथवा दास लोग आते थे, जिनका जीवन बहुत कठिनाई पूर्ण भरा होता था। उन्हें जीवन यापन के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तब भी उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। उसके बाद आता है इनका साम्राज्य के अंदर समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है कि समाज के अंदर स्त्री जो महिलाएं थी उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी और परिवार के जितने भी कार्य होते थे उनमें ये बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार दिया गया था। इसके अलावा वो अपनी मर्जी से अपने पति का चुनाव भी कर सकती थी। इसके अलावा विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। कुछ स्त्रियां ऐसी थी समाज के अंदर जो पुरोहितों का काम भी करती थी और वो समय की स्त्रियां त्योहारों में बढ़ चढ़ करके भी भाग लेती थी। तो इससे कहा जा सकता है कि इनका साम्राज्य के अंदर स्त्रियों की अच्छी स्थिति मानी गई थी। नेक्स्ट आता है इनका साम्राज्य के लोगों की शिक्षा के बारे में। तो इसमें बताया गया कि इनका समाज शिक्षा पर विशेष ध्यान देता था और बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दी। बच्चों को स्कूल भेजा जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, जैसे सैनिक और पुरोहित बनने की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। इसके अलावा उस समय जो विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा दी जाती थी। इसका कारण था कि इनका समाज में लिखने की किसी प्रणाली का विकास या लेखन प्रणाली कोई विकास नहीं हो पाया था। वे अपना हिसाब क्वेपू एक प्रणाली थी जिसके अनुसार वो अपना हिसाब रखते थे और इसमें उन्हें एक डंडा होता था जिस पर विभिन्न रंगों की रस्सियों की गांठें बंधी होती थी और प्रत्येक गांठ किसी किस्म का संकेत करती थी, जिसका उस वस्तु का अनुमान लगाया जा सकता था। नेक्स्ट आता है हमारा नैतिकता पर बल। इनका साम्राज्य के लोग नैतिकता पर विशेष बल देते थे। समाज में सभी का सम्मान किया जाता था और एक निश्चित अवधि रखी गई थी, इसमें पुरुषों को शादी करनी होती थी और ऐसा नहीं करने पर राज्य समाज के अंदर या राज्य के अंदर सामूहिक विवाह प्रणाली का आयोजन करवाता था और लोग उस समय ईमानदार और पवित्र जीवन और साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद हम चर्चा करें आगे विभिन्न व्यवसाय। तो इसमें इनका साम्राज्य के लोगों के व्यवसाय के बारे में चर्चा की गई है कि वो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे, जिनमें सबसे मुख्य जो माना गया है वो कृषि का विशेष रूप से इनका साम्राज्य विशेष महत्व था। ये पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करते थे
सीढ़ीदार खेत बनाकर उन पर खेती की जाती थी। और वहाँ पर जो मुख्य फसलें पैदा की जाती उसमें मक्का और आलू प्रमुख फसलें मानी गई थी। इसके अलावा कृषि से जो अधिशेष बचता था उसे गोदामों में भर के रख दिया जाता था। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे, जिसमें लामा तथा अल्पाका नामक पशुओं को मुख्य रूप से पाला जाता था। इनसे इन्हें दूध और मांस, इसके अलावा कृषि कार्यों में इनका उपयोग भी किया जाता था। विभिन्न उद्योगों की बात करें तो यहाँ के लोग वस्त्र उद्योग, मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी और तांबे के आभूषण बनाने में काफ़ी प्रसिद्ध माने गए थे। और कुछ लोग इनका साम्राज्य के ऐसे थे जो भूमि से या जमीन से धातु निकालने का काम भी करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा चिकित्सा विज्ञान में प्रगति, कि इनका साम्राज्य के लोगों के द्वारा चिकित्सा में क्या क्या विकास किया गया है, क्या क्या नई खोजें की गई हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने अनेक ऐसी दवाइयों का आविष्कार कर दिया था जिससे दर्द को कम किया जा सके। इनका साम्राज्य के ही लोग थे जिन्होंने बुखार के लिए कुनीन नामक दवा का या प्रचलन या खोज की थी। ये लोग टूटी हड्डी और अंगों को जोड़ने में काफ़ी माहिर थे। सबसे बढ़कर वे दिमाग संबंधी सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी करना जानते थे। तो कह सकते हैं कि विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली थी। नेक्स्ट आता है उनका धर्म या रिलीजियस के बारे में। तो इनका साम्राज्य के लोग धर्म में पूर्ण विश्वास रखते थे और ये विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें से सूर्य देवता उनका मुख्य देवता माना गया था। और इसके अलावा वो शासकों को भी ईश्वर का रूप मान करके उनकी पूजा करते थे, जिसमें उनका प्रथम शासक दिया है मैको कपाक, जिसे सूर्य पुत्र माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। उनकी समृद्धि में साम्राज्य के अंदर विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, जिन्हें विभिन्न तरीकों से सोने चांदी और अन्य चीज़ों से उन्हें सजाया जाता था। इसके अलावा ये लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह की उपासना पद्धतियों का उपयोग करते थे और जानवरों और मनुष्यों की बलि भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी। राजा स्वयं विशेष धूम धड़ाके के साथ इन मंदिरों में उपासना के लिए पहुंचते थे। और इनका साम्राज्य की एक विशेषता थी कि ये लोग जीवन के बाद, मृत्यु के पश्चात भी जीवन में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट आता है इनके पतन के बारे में, कि इनका साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। तो इनका साम्राज्य के पतन के लिए कुछ कारण इसमें उत्तरदायी माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले माना गया था, प्रथम जो कारण है हमारा पहला पॉइंट, कि 1532 ईस्वी में स्पेनी आक्रमण से पूर्व इनका साम्राज्य कमज़ोर हो गया था और वहाँ के शासक साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद वो देश के अंदर गृह युद्ध का सामना नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका पतन हुआ। दूसरा इसमें कारण दिया गया है, अताहुआल्पा एक योग्य शासक प्रमाणित नहीं हुआ, जो एक शासन के पतन का कारण सिद्ध हुआ है। तीसरा इसमें दिया गया है, फ्रांसिस्को पिज़ारो, जिसके नेतृत्व में स्पेनी सैनिकों ने इनका पर साम्राज्य पर आक्रमण किया था, बहुत अनुभवी था, जिसके आगे अताहुआल्पा हार चुका था, उसे बंदी बना लिया गया था। चौथा इसमें कारण दिया गया पतन का, कि यूरोपियों के आगमन के कारण इनका समाज में अनेक बीमारियां फैल चुकी थी, जो इसके पतन का कारण बना, जिसमें अधिक संख्या में लोग मारे गए थे। पांचवा पतन का कारण दिया गया इसमें, कि इनका लोग अपने तीरों और तलवारों से
स्पेनी बंदूक और तोपों का सामना करने में विफल रहे, जिसके बाद इस सभ्यता का हमेशा के लिए लोप हो गया या पतन हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।